क्लासेस। मेरा नाम हमना सैयद है और जैसा आप लोग जानते हैं और मुझे लास्ट 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं, मैंने इस दिशा IAS क्लासेस की शुरुआत करी है आप लोगों के साथ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उन सारे लोगों के लिए जो इस पेंडेमिक टाइम में बहुत ज्यादा हाईली पेडेबल जो कोचिंग्स है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, उन सबके लिए मैंने स्टार्ट करी है दिशा IAS क्लासेस की। इसके अंदर मैं इकोनॉमी पढ़ा रही हूँ। आपको पता है सूरज सर बहुत ही शानदार क्वालिटी के सेशंस लेकर आते हैं आप लोगों के लिए, उनको प्लीज फॉलो करा करें, ठीक है। चाहे मैं पढ़ाऊं चाहे सूरज सर बनाए, आप लोग प्लीज इन सेशंस को फॉलो करें। इससे क्या होगा कि आप लोगों के अंदर पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सारी चीजों की समझ डेवलप होगी, ठीक है। तो लास्ट सेशन जिसने मेरे देखे थे उसको पता होगा कि हम RBI तक कंप्लीट कर चुके थे। आज से हमें स्टार्ट करना है बैंकिंग सेक्टर। आज से हम सबसे पहले पढ़ेंगे बैंक्स, कितने तरीके के होते हैं, क्या काम करते हैं, सारी चीजें, ठीक है। बैंक्स, तो हम सबसे पहले अगर बैंक्स को देख लें तो बैंक जो है ना मेनली हम जो डिवाइड करेंगे वो 4 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक चार्ट बना लीजिए अपने पास, जिससे चार्ट से पढ़ना जो है ना बहुत इजी हो जाएगा आप लोग। हम सबसे पहले जो है ना अपने बैंक्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना। इसके एक चार्ट बना के पढ़ेंगे तो जिससे हमें बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे, हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक, ठीक है। दूसरे हम कौन से पढ़ेंगे, दूसरे हम पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये आप लोग अपने पास जो है ना चार्ट जरूर बना लीजिएगा। तीसरे हम पढ़ेंगे पेमेंट बैंक, और चौथे हम कौन से पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है। हम ये 4 तरीके के बैंक सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक। क्या होते हैं कमर्शियल बैंक? तो कमर्शियल बैंक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कमर्शियल बैंक को भी हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से कमर्शियल बैंक होते हैं? एक हमारे पास होते हैं पब्लिक बैंक्स, एक होते हैं हमारे पास प्राइवेट बैंक्स, एक होते हैं हमारे पास फॉरेन बैंक, एक हमारे पास होते हैं रीजनल रूरल बैंक, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो कमर्शियल बैंक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या होते हैं कमर्शियल बैंक, क्या होते हैं पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक या रीजनल बैंक। तो सबसे पहले हम इनको देखेंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको स्क्रीन पे मैं जो हूँ सारी चीजें आपको यहाँ पर एक लाइन वाइज लाइन पढ़ाती चली जाऊंगी। ये चार्ट अपने पास आप लोग मेंटेन रखिएगा और फिर डिफिनीशन अपने पास आप लोग सारी चीजें बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए क्या होते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। मैं हट जाती हूँ, पूरी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देखिए क्या होते हैं कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या है? सबसे पहले क्या है, रेगुलेट कैसे होते हैं? जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था 1949 का, ठीक है ना, उसके द्वारा बनाए गए थे। और इनका फंक्शन क्या होता है कमर्शियल बैंक का? जो मेन फंक्शन क्या बताया, एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को और ग्रांट, लोन देते हैं किसको? पब्लिक को, कॉर्पोरेट को और गवर्नमेंट को। सरकार को, आम जनता को और कॉर्पोरेट को, तीनों को ये लोन देते हैं और जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स होते हैं। कमर्शियल बैंक कितने तरीके के हो गए? अब कमर्शियल बैंक हो गए आपके 4 तरीके के। एक हो गया पब्लिक सेक्टर बैंक, एक हो गया प्राइवेट बैंक, एक हो गए फॉरेन बैंक और चौथे हो गए रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। तो ये 4 तरीके के आपने देख लिए, ये होते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। अब इनको अपने पास आप लिखिए सारी चीजें। जब आप लिखते रहेंगे तो लिख के जो चीजें याद हो जाती है ना, वो चीजें ऐसे देखने से या स्क्रीनशॉट लेने से याद नहीं होती। आप इन सारी चीजों को अपने पास बनाते रहिएगा। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कमर्शियल बैंक के बारे में हमने जान लिया। अब क्या होते हैं पब्लिक बैंक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम क्या देखेंगे, क्या होते हैं पब्लिक बैंक्स। पब्लिक यानी सरकार के बैंक, ठीक है, जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है पब्लिक बैंक यानी सरकार के बैंक। क्या होते हैं पब्लिक बैंक्स? तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्या होते हैं पब्लिक बैंक। जैसे अभी कोऑपरेटिव बैंक देखा था, उसी तरीके से अपने पास सारी डेफिनेशन जो है ना यहाँ पर नोट करते रहिए। क्या होते हैं पब्लिक बैंक? पब्लिक क्या होते हैं? वो नेशनलाइज बैंक होते हैं, ठीक है, नेशनलाइज बैंक होते हैं और जिनके अंदर मोर देन 75% जो टोटल बैंकिंग बिजनेस होता है ना उनका, वो कहाँ होता है? विद इन द कंट्री के अंदर होता है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म्स ऑफ साइज वो बहुत ज्यादा बड़े बैंक्स होते हैं जो पब्लिक बैंक होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जहां पर मैंने यहाँ पर एक लिख दिया है जैसे SBI है, तो SBI क्या है? एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, ठीक है। तो क्या अब जैसे अभी वो मर्ज हुआ, उसके एसोसिएट बैंक्स के साथ अभी RBI का मर्जर हुआ है 2017 के अंदर, बहुत ज्यादा वक्त हुआ और RBI एक बहुत बड़ा बैंक बन चुका है। और हम इसी बैंक को क्या बोलते हैं? टू बिग टू फेल बैंक भी है ये, ठीक है। इतना बड़ा बैंक है कि ये फेल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद जो RBI हो, जो हमारा SBI है ना, उसको अभी जो है ना वर्ल्ड के अंदर 50th रैंक मिली है। जो हमारी पोजीशन होल्ड करी है SBI ने, वो कौन सी करी है? 50th पोजीशन होल्ड करी है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए प्राइवेट बैंक। क्या होते हैं प्राइवेट बैंक? प्राइवेट बैंक क्या होते हैं? These include bank in which the major stake or the equity is held by the private stakeholder, जो प्राइवेट लोग चलाते हैं, ठीक है। इंडिया में ही होंगे लेकिन चलाएगा कौन? प्राइवेट लोग चलाएंगे।
अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या एनआरआई इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल एनआरआई स्टेक होल्डर हो सकते हैं, लेकिन मालिकाना हक जो होगा वो इंडिया के पास ही रहेगा, ठीक है। और जितने इनके रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे प्राइवेट बैंक्स के, वो सारे कौन से होंगे? जो हमारे पब्लिक बैंक के होते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो पब्लिक बैंक है ना, इसकी इस टाइम जो सरकारी बैंक है वो हमारे देश के अंदर जो ना मोनोपोली है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये जो सरकारी बैंक है ना, ये इनकी मोनोपोली है। अभी क्या हुआ, हमने देखा बहुत सारे बैंकों का मर्जर हुआ, बहुत सारे बैंक मर्ज कर नेशनलाइज बैंक कर दिए गए, 10 बैंक को मर्ज करके 4 बैंक बनाने की बात हो रही है। ये सारी चीजें हमने देखी है, ठीक है ना। हमने देख लिया क्या होते हैं पब्लिक बैंक, हमने देख लिया क्या होते हैं प्राइवेट बैंक, ठीक है। अब हम यहाँ पर रुकते हैं। अब एक बात करते हैं, एक चीज होती है ओल्ड प्राइवेट बैंक, एक चीज होती है नई न्यू प्राइवेट बैंक, ठीक है ना। अगर हम प्राइवेट बैंक्स में भी पढ़े तो एक होते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक्स और एक होते हैं न्यू प्राइवेट बैंक्स, पुराने बैंक और नए बैंक। क्या होते हैं ये प्राइवेट बैंक? ठीक है, एक कहानी सुनते हैं। क्या हुआ, 1969 जुलाई के अंदर, 1969 इंदिरा गांधी का टाइम था। इंदिरा गांधी ने क्या करा, जो प्राइवेट बैंक थे, जो प्राइवेट बैंक हमारे उस टाइम बहुत सारे प्राइवेट बैंक काम कर रहे थे, ठीक है। 1969 जुलाई के अंदर इन्होंने क्या करा कि जो प्राइवेट बैंक थे उन सबको, लगभग 12-13 बैंक जो है, इन्होंने क्या करे, नेशनलाइज कर दिया। इन्होंने प्राइवेट बैंक से बोला कि भाई ऐसा है ना, तुमसे ना हो पाएगा, तुम निकलो यहाँ से। रातों रात इन बैंक्स को जो है ना नेशनलाइज कर दिया गया। जो प्राइवेट बैंक थे ना उनको नेशनलाइज कर दिया गया ताकि सरकार का उनके ऊपर होल्ड हो सके। समझिए इस चीज को, ठीक है ना। 1969 के अंदर इंदिरा गांधी ने क्या करा, बैंक्स को, ओल्ड जो प्राइवेट बैंक्स थे ना उनको क्या करा, प्राइवेटाइज कर दिया, उनको जो है नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज किस बैंक को करा? उन प्राइवेट बैंक का जिनका एसेट मोर देन 50 करोड़ का था। उन बैंक्स का 1969 के अंदर उन बैंक को नेशनलाइज कराया गया जिनका एसेट मोर देन 50 करोड़ का था, ठीक है ना। तो उन बैंक को प्राइवेटाइज कर, लगभग यहाँ पर 14 बैंक इन्होंने प्राइवेटाइज करे, ठीक है। ये तो बैंक प्राइवेटाइज करते। उसके बाद क्या हुआ, 1980, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, 1980 में क्या हुआ, 1980 के अंदर दोबारा से नेशनलाइज करेंगे बैंक। जो है 6 बैंक, इसके अंदर 6 बैंक को दोबारा से नेशनलाइज करा गया, ठीक है। सरकार ने फिर 6 बैंक को नेशनलाइज करा। अब की बार जो थे वो बैंक नेशनलाइज करेगा जिनका एसेट मोर देन 200 करोड़ था, ठीक है। यहाँ पर मोर देन 50 करोड़ वाले जो एसेट थे ना उनको जो नेशनलाइज कर दिया। अब कुछ बैंक ऐसे भी होंगे जिनका एसेट 50 करोड़ का नहीं होगा तो वो नेशनलाइज नहीं हुए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आए तो यहाँ पर जिन बैंक्स का एसेट मोर देन 200 करोड़ रुपीज था उनको यहाँ पर नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर भी कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जिनका एसेट 200 करोड़ से ज्यादा का नहीं होगा, ठीक है। उनका एसेट लेस देन 200 करोड़ होगा तो वो यहाँ पर भी प्राइवेटाइज नहीं हुए। यानी वो प्राइवेट बैंक जो 2 बार प्राइवेट नेशनलाइज होने के बाद भी बच गए उनको हम कहते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। उनको क्या कहते हैं, ओल्ड प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। जो 2 बार नेशनलाइजेशन का राउंड हुआ ना उससे भी बच गए तो उन्हें हम कहते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक। और जो नेशनलाइज हो गए उन्हें हम कहते हैं न्यू प्राइवेट बैंक्स, ठीक है। तो ये कहानी अपने पास ये लिख लीजिएगा, ये सारी चीजें, तो उन्हें कहते हैं ओल्ड प्राइवेट बैंक और न्यू प्राइवेट बैंक्स। तो अब हम देखते हैं कि फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं। फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं, बहुत सिंपल है। वो फॉरेन बैंक्स क्या होते हैं जिनका जो है ना हेडक्वार्टर होता है कहाँ होता है, फॉरेन कंट्रीज में होता है, लेकिन ऑपरेट कहाँ होते हैं, इंडिया में होते हैं, ठीक है। तो इनको जो है ना इंडिया के रूल्स रेगुलेशन सारे जो है ना हमारी कंट्री के मानना पड़ते हैं। भले इनका हेडक्वार्टर जो है ना बाहर होता है फॉरेन में, लेकिन ऑपरेट कहाँ होते हैं, इंडिया के अंदर, ठीक है ना। ऑपरेट कहाँ होंगे, ये इंडिया में होंगे, हेडक्वार्टर इनका फॉरेन नहीं होगा, ठीक है। अब बात आती है रीजनल रूरल बैंक या आरआरबीज। क्या होते हैं आरआरबीज? देखिए सरकार जो है ना आरआरबीज के लिए एक अध्यादेश लेकर आई थी, ठीक है ना, ऑर्डिनेंस लेकर आई थी। वही सितंबर के महीने में, जैसे मैंने आपको बताया कि सितंबर का महीना बड़ा ऐतिहासिक महीना है। सितंबर 1975 के अंदर जो है ना, सितंबर में 1975 के अंदर सरकार क्या लाती है, ऑर्डिनेंस लाती है, ठीक है। ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा है, अध्यादेश। आर्टिकल कौन सा है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1, 2, 3। जब तीनों चीजें काम नहीं करती हैं, 1, 2, 3, जब हमारी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये सब समझने के लिए जब काम नहीं करती तो प्रेसिडेंट क्या करता है, ऑर्डिनेंस लेकर आ जाता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस चैप्टर है वो आपको सूरज सर बाद में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आर्टिकल ध्यान रखिएगा ऑर्डिनेंस का, 1, 2, 3 आर्टिकल इसका, ठीक है। सितंबर 1975 के अंदर सरकार एक ऑर्डिनेंस पास करती है जिसके अंदर क्या बोलती है, जिसके अंदर आरआरबीज बनाए जाएंगे, ठीक है ना। आरआरबीज क्यों बनाए जाएंगे, क्यों बनाना है आरआरबीज? आरआरबीज बनाना थे कि एग्रीकल्चर को और रूरल सेक्टर के अंदर जो है ना डेवलपमेंट आया जाए, इन्वेस्टमेंट हो सके, इसलिए आरआरबीज बनाए जाने थे। अब ऐसा हम लोग को नाम देख के लगता है कि रीजनल रूरल एरियाज, तो इनकी जो ब्रांच है क्या वो रूरल एरियाज में ही होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, सेमी अर्बन एरियाज में भी हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 अक्टूबर को 1975 के अंदर जो है 5 आरआरबीज बना दिए गए, ठीक है।
अब राइट नाउ कितने आरआरबीज हैं या कितने वर्क कर रहे हैं, 45 हैं, लेकिन आरआरबीज की साइट पर जो है ना 56 दिखाई जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ वर्ड होते रहते हैं, ये सारी चीजें तो उसमें चलता रहता है। उसके लिए इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं कि कितने हैं क्या कहाँ है, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आरआरबीज क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, सिर्फ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरआरबीज तो मैंने आपको बताया कि 5 आरआरबीज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी 1975 को हमारे यहाँ 5 आरआरबीज बना दिए गए। ठीक है, और ये जो आरआरबीज बनाए गए थे किसकी रिकमेंडेशन के ऊपर बनाए गए थे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ नरसिम्हन कमेटी। लिख लीजिएगा, नरसिम्हन कमेटी की आदेश के ऊपर ये जो है ना रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे। रिकमेंडेशन किसकी थी, नरसिम्हन कमेटी की थी। अगर कभी भी नरसिम्हन कमेटी का नाम पूछा जाए तो आपको ध्यान आना चाहिए कि आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक जो है ना नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर बनाए गए थे। अब देख लीजिए क्या होते हैं आरआरबी, पूरी तरीके से इसको देख लीजिए। एक बार इसको रीड कर देती हूँ मैं आपके लिए, क्या लिखा है। दीज आर ऑल्सो क्या है, कमर्शियल बैंक है, बट दे इस्टेब्लिश्ड विद द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इनका क्रेडिट देते हैं किसको, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, जैसे एग्रीकल्चर लेबर हुए या मार्जिनल फार्मर्स हुए, स्मॉल एंटरप्राइजेस हुए, इन सबको ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्रेडिट देता है। ये यूजुअली क्या होते हैं, ऑपरेट होते हैं एट द किस लिए, रीजनल लेवल इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें जो है ना अर्बन एरियाज में भी इनकी ब्रांचेस हो सकती है। ठीक है, अभी जैसे मैंने देखिए आपको बताया था कि ये जो है ना रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश हुए, 1975 के अंदर स्टैब्लिश हुए, वही सारी चीजें लिखी हुई है, ऑर्डिनेंस आया था। और पहले जो 5 बैंक बनाए गए थे वो गांधी जयंती 2 अक्टूबर 1975 को बनाए गए थे। ये देख लीजिएगा इसका एक बार। ठीक है, उसके बाद रिकमेंडेशन किसकी थी, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन थी। ठीक है, अब बात आती है कि रीजनल रूरल बैंक का मालिक कौन है। ठीक है, देखिए लास्ट लाइन से लिखी कौन है, रीजनल रूरल बैंक का मालिक कौन है। ठीक है, अब ये जो बैंक है रीजनल रूरल बैंक, इनके मालिक कौन है, इनका जो मालिक होती है ना वो होती है सेंटर स्टेट। जहां देखिए सेंटर होती है 50% जिसकी मालिक होती है ना वो होती है सेंटर। ठीक है, और जिस स्टेट के अंदर होते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जिस स्टेट में ये है 15% जो है ना उसकी मालिक होती है स्टेट गवर्नमेंट। और जो लोग स्पॉन्सर करते हैं और जो अदर स्पॉन्सर्स बैंक होते हैं वो 35% जो होते हैं ना वो अदर स्पॉन्सर बैंक होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं इसको। ठीक है, तो आज ये सारी चीजें मैंने आपको करा दी है कमर्शियल बैंक के बारे में। आज हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब हम जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक, फिर हम उसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इस तरीके से हम 2 या 3 क्लासेस में छोटे सेशंस में इसको बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ट्राई करिएगा कि ये सारी चीजें अपने पास आप लोग मेंटेन करते रहे, और आने वाले सेशंस में बहुत ही जल्द मुलाकात होगी आपसे। जब तक के लिए पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। वैक्सीन इन मामलों में मत पड़िएगा कि बहुत से लोग बोलते हैं कि वैक्सीन नहीं लगवानी है, ये सारी चीजें। वैक्सीन जैसे ही मिले आपको, वैक्सीन अवेलेबल हो आपके पास हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या बहुत सारे उसके एरियाज बनाए गए, आप वहां जाके फौरन वैक्सीन लिए। ठीक है, क्योंकि आने वाला जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना वो सुन रहे हैं अभी, जैसा कि रिसर्च बताई गई है और एम्स के डायरेक्टर हैं या बड़े कंपनी के वो हैं, उन्होंने बोला है कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है काफी हार्मफुल हो सकता है। तो इसलिए आप लोग वैक्सीन लीजिए। सबसे पहले किसी की बातों में मत आइए कि वैक्सीन ऐसा करिए वैसा करिए। सबसे पहले अपने आप को वैक्सीनेट करिए, अपने को अपने परिवार को सेफ रहिए, और जो है क्लासेस पढ़ते रहिए। एग्जाम जब भी हो बहुत अच्छे से एग्जाम देना है। ठीक है, तो क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।